हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 11 का सरल रेखा अर्थात स्ट्रेट लाइन और इसकी स्टार्टिंग एक्सरसाइज है 10.1। इस एक्सरसाइज में आपको बेसिक सारे प्रश्न मिलेंगे। छोटे छोटे प्रश्न होंगे, बहुत ज्यादा नहीं होंगे। कुछ तो आपके वो प्रश्न होंगे जो आपने कक्षा 10 में पढ़ रखे, पिछले क्लास में आपने पढ़ रखे, पहले से कंप्लीट कर रखे। कुछ थोड़ी नई बातें होंगी, जैसे रेखा की प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं। और हालांकि ये सब कुछ हमने एक इससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था, तो उस में सारी चीजें हमने आपको बहुत डिटेल से बता दी। वहां पर हमने कुछ प्रश्न ऐसे भी करवाए हैं, कुछ ऐसे फॉर्मूले बताए हैं जो आगे वाली प्रश्नावली, जो इससे आगे वाली है 10.2, 10.3, उसमें भी प्रयुक्त किए जाएंगे वो। तो इस तरीके से हमने पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन वहां पे दिया हुआ है। यदि अब तक वो उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आई बटन दबा के उसको भी आप कंप्लीट कर लें, क्योंकि एक्सरसाइज के सारे सवाल तभी क्लियर हो पाते हैं जब आपकी बेसिक सारी चीजें कंप्लीट होती हैं। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से अब आपको ज्यादा यहां पर बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपका जो एक्सरसाइज 10.1 है, इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वही बात कि भैया वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अपने चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो देखिए एक्सरसाइज के सवाल। ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कार्ती तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष से -5, -4,0, 0,7, 5, -5 और -4, -2 हैं। इसका क्षेत्रफल भी आपको ज्ञात करना है। देखिए एक हमें चतुर्भुज बनाना है और वो कार्ती तल में बनाना है। देखो कुछ इस प्रकार बना दें। ये आपका कोई एक तल है, उस तल को हम निर्देशाक्षों में विभाजित कर दें, 4 तलों में विभाजित कर दें। ये आपका मूल बिंदु कहलाएगा। ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है, ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा है। उसी प्रकार ये वाई अक्ष की धनात्मक दिशा है और ये वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा है। इन बिंदुओं को यहां पर हम ट्रेस करेंगे। सबसे पहले देखो -4,5 बिंदु एक हमें बनाना है। देखो ध्यान दें, पहले इधर एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है, ये इस पर हम पॉइंट लगा लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 1 सेंटीमीटर का एक चिन्ह बना लेते हैं। ठीक है, 5, 6 जो भी है। और इसी प्रकार इधर देखो, ये इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके। ठीक है, ऊपर भी देखो कुछ इसी प्रकार बनाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ऐसे नीचे बना दें 1, 2, 3, 4, 5, 6, जहां जितनी जरूरत पड़ेगी उतने बना लेंगे। चलिए पहले सबसे पहले -4,5 को ट्रेस करते हैं। तो -4 का मतलब है, ये देखो भुज दिया है वो ऋणात्मक है, तो इसका मतलब जो मूल बिंदु से हमें दूरी चलनी है एक्स अक्ष पर, वो ऋणात्मक दिशा में 4 इकाई दूरी चलनी है। देखो 1, 2, 3, 4, ये आपका -4 हो जाएगा। जबकि वाई निर्देशांक अर्थात कोटि जो है वो प्लस में जानी है, ऊपर की तरफ जाएंगे 5 इकाई। तो यहां से 5 इकाई ऊपर की ओर जाएं, देखो इधर की ओर। तो 1, 2, 3, 4, 5 आपका ये है। देखो ये इस तरीके से ये यहां पर आएगा और ये यहां से ऊपर जाएंगे, तो ये बिंदु आपका मिल जाएगा -4,5। बहुत ध्यान से समझना है। हालांकि ये सारी चीजें कक्षा 10th में आपने पढ़ रखी हैं, कोई नई बात नहीं है। फिर से एक बार समझें। देखो -4 का मतलब है मूल बिंदु से बाईं ओर हम 4 इकाई आएंगे, और ये प्लस का 5 है, तो ये मूल बिंदु से धनात्मक दिशा में, बाई की धनात्मक दिशा ऊपर की ओर होती है, तो 5 इकाई चलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 5 इधर और 4 इधर के इधर यहां पे आओगे जब, तो -4,5 बिंदु ये मिल जाएगा। इस बिंदु का नाम कुछ डाल लेते हैं, ए डाल लें। ठीक है, इसके बाद 0,7 चलना है, मतलब x पर नहीं चलना है, x बराबर है 0 है, मतलब भुज इसका 0 है। और कोटि पर जाना है 7 इकाई धनात्मक दिशा में, तो ऊपर की ओर 7 इकाई जाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये देखो x पर तो चलना नहीं है, x नहीं चलना है, 0 है, और y पे चलना है 7 इकाई, तो ये बिंदु आपका 0,7 कहलाएगा। इस बिंदु का नाम भी डाल देते हैं b बिंदु। ठीक है, तीसरा बिंदु है 5, -5, मानी एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में 5 इकाई जाना है। 1, 2, 3, 4, 5 और वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में 5 इकाई नीचे की ओर उतरना है। तो देखो यहां से 5 इकाई नीचे, देखो 1, 2, 3, 4 और 5, ये आपका 5वां खाना है ना, इसके सीध में, और इधर इधर चले जाओ।
तो इस तरीके से ये पॉइंट आपका मिलेगा, इसको हम कहेंगे 5, -5। इसका भी नाम कुछ दे देते हैं सी बिंदु, ठीक है। एक चौथा पॉइंट ये देखो देना है -4, -2, तो -4 का मतलब है देखो एक्स अक्षी ऋणात्मक दिशा में 4 इकाई आना है, देखो 1, 2, 3, 4 ये आपका हो गया, और -2 मतलब नीचे की ओर भी 2 इकाई नीचे आना है, देखो 1, 2 इकाई यहां पर आना है, ये बिंदु आपका मिल जाएगा। देखो यहां से 1 और 2 नीचे की ओर आना है, तो ये -4, -2 ये पॉइंट हो गया। इसका भी नाम हम डाल देते हैं डी, ठीक। अब बस इनको अब चारों को मिला दें तो आपका एक चतुर्भुज बनके तैयार हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, ए बिंदु को हम पहले बी से मिला दें इस तरीके से, ठीक, स्केल से मिलाएंगे बिल्कुल सीधा स्ट्रेट करके, और इसी प्रकार बी को हम सी से मिला दें तो ये आपका देखो इस तरीके से ये हो जाएगा, और ये आपका सी बिंदु डी से मिला दें तो ये आपका ये एक सीधी रेखा खिंच जाएगी, और ये आपका ए से हम डी को मिलाएंगे तो एक रेखा ये हमारी ए डी खिंच जाएगी, ठीक, ये इस तरीके से। ये आपका देखो चतुर्भुज दिखाई दे रहा है ये, ठीक। इस चतुर्भुज का हमें यहां पर पूछा गया था कि कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए, ये तो आपका आधा काम हो गया, चतुर्भुज खींच के तैयार हो गया, ठीक है ना। इसके बाद उसमें यह भी कहा गया है कि इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करिए, इसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए तो फिलहाल कोई स्पेशली फॉर्मूला नहीं है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको हम 2 त्रिभुजों में डिवाइड कर दें। अगर हम देखो यहां से इसको ऐसे मिला दें अथवा इसको ऐसे मिला दें, मतलब यहां पर हम चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में डिवाइड कर दें। देखो ए को हम सी से मिला दे रहे हैं, देखो यहां से ये इतना, ठीक है। ये हमने क्या काम कर दिया, ए को सी से मिलाने से एक त्रिभुज हो गया ए डी सी, और एक त्रिभुज हो गया ए बी सी। दोनों त्रिभुजों के अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे तो आपका ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो ध्यान दें, यहां लिख दें एक त्रिभुज है हमारे पास ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल पहले निकालें, इसका क्षेत्रफल, ठीक। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालें। तो देखो ध्यान दें, बिंदु ए के निर्देशांक हमारे पास है -4, 5। एक बिंदु बी है, इसके निर्देशांक हैं बी नहीं डी, डी बिंदु है, इसके निर्देशांक है हमारे पास -4, -2, और एक है बिंदु सी, इसके भी निर्देशांक हमारे पास हैं 5, -5। बस इन तीनों बिंदुओं को लेकर के एक त्रिभुज जो बनेगा एडीसी, उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल देखो क्या फॉर्मूला होता है, आपको पता ही है बहुत अच्छी तरीका से, 1/2। यहां थोड़ी जगह का गड़बड़ी है, थोड़ा नीचे लिख लें। देखो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या लिखोगे, 1/2, यहां लिख दें x1 ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 - y1 प्लस x3 ब्रैकेट में लिखना है y1 - y2, और इसको ब्रैकेट क्लोज कर दें, ठीक है। बस इनके मान यहां रख दें, आपका त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। देखिए 1/2 लिख दें, x1 यहां पर चाहें तो हम देखो यहीं पर इसको लिख लेते हैं, ये आपका x1 y1 बिंदु है, इस बिंदु को नाम दे दें x2/2, और इस बिंदु का नाम अगर हम x3/3 दे दें। वैसे आप लिखना चाहो कंपेयरिंग करके लिख सकते हो, x1 बराबर -4, y1 बराबर 5, इसी प्रकार x2 बराबर -4, y2 बराबर -2, और x3 बराबर 5 और y3 बराबर -5। और यदि आप ना लिखना चाहें तो उसी बिंदु के ऊपर इन पॉइंटों को लिख लिया करेंगे और इसमें मान सीधा रख देंगे, ठीक है ना। तो चलिए x1 का मान हमारे पास है -4, यहां लिख दें -4, ब्रैकेट लगाएं y2 - y3। देखो y2 का मान कितना है -2, फिर y3 का मान है -5, तो ये माइनस प्लस का 5 हो जाए, ठीक है। इसके बाद आते हैं प्लस का निशान लगाएं और x2 की वैल्यू लिखें। देखो x2 की वैल्यू -4 है, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, इसलिए यहां पर आपको क्या लिखना है, -4 लिखना है। y3 का मान देखो -5 है, यहां पर लिख दें -5, और फिर ये माइनस फॉर्मूला में माइनस है। y1 का मान देखो है 5, इसको हम 5 लिखेंगे, प्लस x3 की वैल्यू प्लस में 5 है, देखो 5 लिख दें। y1 - y2, y1 का मान 5 है, और माइनस y2 का मान -2 है, तो माइनस प्लस 2 हो जाएगा, इतना, ठीक है। बस इसको हल कर लें तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 -4 इंटू में, यहां देखो 5 प्लस का है, -2 है, तो प्लस का 3 बचेगा, है ना, 3। फिर -4 इंटू ब्रैकेट में यहां देखो -5 मिला के -10 बन जाएगा,
फिर प्लस में 5 इंटू ब्रैकेट में 5 और 2 7 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर आ जाओ, इसको हम लिख देते हैं, बराबर का निशान लगाएं, 1/2 लिख दें, और यहां पर हमारे पास है माइनस का 12 लिख दें, और माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा। देखिए यहां से समझिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 चौको 40 लिख दें, और यहां पर देखो 7 पंचे 35 लिख दें, प्लस में 35। अब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, देखो 1/2, यहां पर देखो ये 40 और 35 दोनों जुड़ जाएगा, कितना 75 हो जाएगा, इसमें से आपको 12 घटा देना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखो कितना, ये आपका 5 में से 2 घट जाएगा, 3 बचेगा, और ये हमारा 6 बचेगा, है ना, 63 हो जाएगा। और बस 63 में 2 का जब भाग करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 एकम 2 और दशमलव में ये 5 लिख दें, 31.5 वर्ग सेंटीमीटर, ये वर्ग इकाई, सेंटीमीटर नहीं वर्ग इकाई, ये हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ADC का क्षेत्रफल ये इतना हो गया। ठीक है ना। इसके बाद ये ऊपर वाला जो त्रिभुज बचा है इसका भी हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए इसका क्षेत्रफल हम यहां लिख देते हैं, देखो ABC, त्रिभुज ABC के लिए चलिए यही लिख देते हैं, यहां पर आ जाओ, इस तरीके से लिख दें त्रिभुज ABC। देखो त्रिभुज ABC के पहले शीर्ष लिख लेते हैं, देखो कौन कौन से शीर्ष हैं हमारे, A बिंदु के शीर्ष हैं माइनस का 4,5 है, और ये आपके पास B बिंदु के शीर्ष हैं कितने, B के निर्देशांक हैं 0,7, और एक बिंदु C है उसके निर्देशांक आपके पास हैं 5,-5। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर में वही सूत्र लिखना है, 1/2 x1/2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3, और ब्रैकेट में लिखना है y1 माइनस y2। ठीक है, बस इसमें मान भर दें, आपका एक त्रिभुज ABC है उसका भी आपका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। देखिए 1/2 x1, ये आपका बिंदु देखो x1, यहां लिख लेते हैं बिल्कुल उसी प्रकार, x1 y1 इसको लिख दें, यहां x2 y2 लिख दें, और ये बिंदु आपका x3 y3 लिख दें। ठीक है ना। x1 की वैल्यू लिखेंगे माइनस में 4 और ब्रैकेट लगाएं, y2 की वैल्यू हमारी है 7 लिख दें, माइनस y3 का मान माइनस का 5 है, तो ये माइनस माइनस प्लस में 5 हो जाएगा। ठीक है ना। प्लस x2 की वैल्यू देखो 0 दी गई है, यहां पर x2 की वैल्यू 0 दी गई है, ब्रैकेट में y3 माइनस y3 की वैल्यू है माइनस में 5 माइनस y1 का मान आपका 5 है, ये भी 5 लिख दें, प्लस इसके बाद x3 की वैल्यू देखो कितनी है 5 है, 5 लिख दें, और ब्रैकेट में y1 माइनस y1 की वैल्यू 5 लिखनी है, माइनस y2 की वैल्यू 7 लिखनी है। ठीक है ना। चलिए यहां लिख देते हैं बराबर 1/2, ये आपके पास हो जाएगा देखो 7 5 12 और 12 चौको 48, माइनस का लिख दें 48, और ये 0 का जब इसमें मल्टीपल होगा पूरा 0 हो जाएगा, जबकि यहां देखो ये 5 में से 7 घटेगा, माइनस का 2 बचेगा, और -2 का इसमें मल्टीपल करोगे तो माइनस का 10 बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2, और माइनस का 48 और माइनस का 10 दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस का 58 हो जाएगा, और इसका हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -2 दूनी 4 और 2 निम 18, माइनस का 29। लेकिन याद रहे कि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं लिखा जाता है, इसको हम ऋण चिन्ह को छोड़ देंगे, माइनस चिन्ह यहां छोड़ देंगे, तो आपको लिखना है 29 वर्ग इकाई। क्या यहां लिखना है 29 वर्ग इकाई। अब आपको दोनों क्षेत्रफल जोड़ देने हैं, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल जोड़ देने हैं, तब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका ज्ञात हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख दें, अब देखो यहां पर लिख देते, बस एक लाइन का केवल काम और है, यहां लिख दें चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखोगे, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। ठीक है ना। बराबर, अब देखिए ये त्रिभुज जो पहले हमने जिसका क्षेत्रफल निकाला था वो तो आपका है 31.5 प्लस ABC का क्षेत्रफल ये हमने निकाला है 29, तो प्लस 29 यहां पर लिख दें। ठीक है ना। बस इनको दोनों को जोड़ दें तो 0.5 हमारा ज्यों का त्यों, 9 और 1 10 की शून्य हासिल 1 और 5 और 1 6, 60.5 आगे आपको लिखना है वर्ग इकाई। ठीक है। तो इस तरीके से चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम कभी भी पूछा जाए तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होता है, केवल और केवल
आपको एक विकर्ण खींचना है, चाहे आप ये विकर्ण खींच सकते हो, ये खींच सकते हो, कोई भी एक विकर्ण खींचोगे तो आपका चतुर्भुज दो त्रिभुजों में डिवाइड हो जाएगा और इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल अलग अलग निकाल के वो दोनों को जोड़ देंगे तो आपका ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए समझ में शायद आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार बाई अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है, त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। देखो हम इसका चित्र पहले बनाएंगे, ये आपका बाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया और यहां पर आपको समझना है एक समबाहु त्रिभुज बनाना है और उसका आधार बनाना है कहां पर, मूल बिंदु पर। देखो ध्यान दें, मूल मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है, मतलब आधार का जो मध्य बिंदु है ये हम इसको आधार लिख दें और आधार का ये आपका मध्य बिंदु हो जाएगा कहां पर, मूल बिंदु पर। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये देखो इस तरीके से हम एक समबाहु त्रिभुज बना लें। क्या बनाए यहां पर, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ये आपका बन गया देखो, ठीक। इसमें क्या करना होता है, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर बराबर होती हैं, तो यहां पर ये 2a भुजा ये है, 2a भुजा ये है और इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये आपका 2a भुजा का ये आधार है और आधार का मध्य बिंदु कहां पर है, मूल बिंदु पर। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये a हो जाएगा, ये भी आपका a हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक समबाहु त्रिभुज, इसका नाम दे दें ABC। ठीक, ये ABC एक समबाहु त्रिभुज हमने बना दिया। एक हम ऐसे भी कह सकते हो, देखो इधर समबाहु त्रिभुज बन सकता है तो क्या इधर नहीं बन सकता, इधर भी बन सकता है। देखो कैसे, ये इस तरीके से भी बन सकता है, ये देखो है ना। तो यहां पर कुछ बड़ा छोटा अगर दिख रहा हो तो भाई आप उसको ना समझें, बिल्कुल एक ही जैसा है ऐसे समझें, बिल्कुल एक शेप का है, एक शक्ल का है, एक ही माप का है, ऐसे कह सकते हो, है ना। ये जितना त्रिभुज इधर है उतना ही दोनों साइडों में बराबर बराबर है। ठीक है, तो हम इसमें हमसे पूछा गया है कि समबाहु त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए बहुत आसान बात है, देखो यहां से हम मूल बिंदु की ओर जाएं, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से इधर की ओर जाएं तो ये आपका x निर्देशांक हो जाएगा। पता नहीं है, मान लेते हैं कि ये हमारा यहां से यहां तक h है तो इसको हम लिख दें h,0। ठीक है, यहां से यहां तक इस शीर्ष के निर्देशांक तो बिल्कुल मौखिक हम कह सकते हैं क्योंकि हम x पर नहीं चले, x है 0, y पर a दूरी पहुंचे हैं तो ये आपका 0,a b शीर्ष के निर्देशांक हो जाएंगे। जबकि यहां नीचे देखो c शीर्ष के निर्देशांक हो जाएंगे, x पर नहीं चले हैं तो x तो 0 हो गया लेकिन y पर ऋणात्मक दिशा में आए हैं इसलिए इसको हम लिख देंगे -a, मानी 0,-a, ये c बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। अब यहां पर आ जाओ, इस बिंदु के निर्देशांक a बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करना है, देखो ध्यान से समझना। यहां से यहां तक ये क्या है, ये x निर्देशांक मतलब x अक्ष पर चली गई दूरी है, ये यहां से यहां तक। देखो इसके इस तरीके से भी लगा सकते हो, चूंकि ABC समबाहु त्रिभुज है, यहां लिख दें चूंकि ABC समबाहु त्रिभुज है तब हम ऐसे कह सकते हैं कि भुजा AB जो है वो भुजा BC के बराबर होगी, क्योंकि ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर बराबर होंगी तभी तो समबाहु त्रिभुज है। अब AB भुजा की माप आपको देखो यहां पर दी गई है, कितनी, AB, ये यहां से यहां तक। हम कैसे निकालेंगे, AB भुजा की माप हम निकाल सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दें तो यहां देखो ये हो जाएगा 0 - h का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 0 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, क्या फॉर्मूला होता है, x1 - x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल ऑफ स्क्वायर का अंडर रूट, यही तो होता है। BC बराबर आपको देखो पता ही है, यहां से यहां तक ये तो 2a है, इसको 2a लिख दे। ठीक है ना। अब देखो इसका अगर हम स्क्वायर खत्म, ये अंडर रूट खत्म करना चाहें तो दोनों पक्षों में स्क्वायर करना पड़ेगा, ये आपका अंडर रूट खत्म हो जाएगा। देखो -h का स्क्वायर ये प्लस h स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में ये आपका a स्क्वायर ठीक लिखा है और इधर जब स्क्वायर करोगे तो आपका हो जाएगा कितना, 4a स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर h स्क्वायर बराबर निकालना है तो इधर ले आओ तो ये हमारा 3a स्क्वायर बचेगा। देखो 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर कम हो जाएगा, h स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर, जबकि h बराबर आपका निकलेगा कितना, a√3। अब आ जाओ शीर्ष a के निर्देशांक, शीर्ष a के निर्देशांक बताओ कितने हो जाएंगे। शीर्ष a के निर्देशांक हमारे लिखे हैं बोर्ड पे कितने, h,0, तो h का मान तो हमने निकाल लिया कितना, a√3 और कॉमा यहां लिख दें 0।
ठीक है ना। और इसी प्रकार यहां देखो बी शीर्ष के निर्देशांक तो हमें पहले से पता है, बी के निर्देशांक बराबर हमारे हैं कितने 0, a, और यहां पर हम सी बिंदु के निर्देशांक लिख दें तो सी बिंदु के निर्देशांक ये हमारे पास हो जाएंगे कितने, सी बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0, -a, ठीक है। यहां पर हम देखो इधर अगर इधर इस बिंदु की बात करें तो ये बिंदु हम a' मान लें, और इस a' बिंदु के निर्देशांक मानी इधर वाली त्रिभुज के लिए अगर हम a' लें तो ये a' बिंदु के निर्देशांक हमारे कितने हो जाएंगे, यहां से यहां तक देखो h दूरी है तो ये -h हो जाएगी, इसको लिख सकते हैं -h, 0, तो -h, 0 का मतलब है माइनस और h की वैल्यू हमारी a√3 है, a√3 लिख दें, 0 लिख दें, तो इधर वाला ये त्रिभुज है उस त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक हो जाएंगे -a√3, 0, 0, a और 0, -a, ये इधर वाले त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे, जबकि इधर वाले त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक हो जाएंगे a√3, 0, 0, a और 0, -a, ठीक है ना। तो बस यही त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक हमसे पूछे जाते। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न संख्या 3। यहां पर एक बिंदु दिया गया है P जिसके निर्देशांक हैं x1, y1 और एक बिंदु है Q, इसके निर्देशांक x2, y2 के बीच की दूरी हमसे पूछी गई है, जबकि जो रेखा PQ है वो y अक्ष के समांतर है, और दूसरे प्रश्न में पूछा गया है रेखा PQ जो है वो x अक्ष के समांतर है। तो हम सबसे पहले एक चित्र से आपको समझाते हैं। देखो x अक्ष ये हो गया, y अक्ष ये हो गया, एक बिंदु, कोई ऐसे बिंदु दो हैं जिसमें एक रेखा PQ खींचनी है, वो y अक्ष के समांतर खींचनी है। देखो ध्यान दें, y अक्ष ये है, इसी के समांतर कोई रेखा हमें खींचनी है। मान लेते हैं कि ये दो बिंदु हैं, एक बिंदु है P और एक दूसरा बिंदु है ये कोई Q, ठीक। और ये P और Q जो बिंदु दिए गए हैं उनके निर्देशांक भी आपको दिए गए हैं। ये P बिंदु के निर्देशांक है x1, y1 और Q बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं कितने, x2, y2। और ये P और Q को जब मिला दें तो ये रेखा जो बन जाएगी वो रेखा हमारी कहां जा रही है, y अक्ष के समांतर जा रही है। और इस y अक्ष के समांतर जो रेखा जाती है वो देखो कोई भी रेखा अगर y अक्ष के समांतर खींची जाएगी तो x निर्देशांक बराबर होगा। देखो ध्यान दें, यहां से इसको हम और थोड़ा आगे करके यहां तक ले आए, यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, x निर्देशांक मानी भुज कहते हैं। यहां पर देखो इस बिंदु को भी हम यहां से यहां तक लेके आए हैं तो ये भी हमारा x2 है, वो भी और x1 है, वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर बराबर हो जाएंगे। मानिए अगर कोई रेखा, देखो यहां से इसका सॉल्व समझ लें, पहले वाले का नंबर 1 का, यदि PQ y अक्ष के समांतर है, PQ y अक्ष के समांतर है, PQ है वो कहां है, y अक्ष के समांतर है, तब x निर्देशांक बराबर होगा, मानी x1 बराबर x2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ की माप चाहिए, तो ये PQ की माप बराबर हम कैसे निकालते हैं, आपको पहले ही से पता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है, बराबर अंडर रूट। देखो यहां पर x1 बराबर क्या है, x2 है, तो x1 बराबर अगर x2 लिख दें तो x2 माइनस x2 हो जाएगा, दैट इज 0 हो जाएगा, ये देखो है ना। और ये आपका y1 माइनस y2 का आपको होल ऑफ स्क्वायर लिखना है, तो ये तो आपको 0 लिख देना है, और इस वर्ग से ये वर्गमूल आपका खत्म हो जाएगा। चलिए स्टेप बढ़ा दें, ये हमारे पास हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और ये वर्ग से वर्गमूल खत्म करेंगे तो ये हमारा y1 माइनस y2 बचेगा, ठीक। इसको मॉड में लिख दें तो ज्यादा अच्छा है। मानिए ये दूरी PQ बराबर हमारी कितनी निकलेगी, y2 माइनस y1। ये हमने मॉड क्यों लगा दिया, इसका मतलब ये है कि बाय द वे अगर हम इस बिंदु को यहां माने और इस बिंदु को यहां माने तो ये हमारा y2 माइनस y1 हो जाएगा, है ना। तो y2 माइनस y1 भी संभव है और y1 माइनस y2 भी संभव है, दोनों हैं, इसलिए मॉड में यहां हमने लगा दिया इसको। अब देखिए दूसरा एक प्रश्न है आपके पास, नंबर दूसरा प्रश्न में ये कहा गया है कि ये PQ रेखा है वो x अक्ष के समांतर है। तो यहां पर एक दूसरा चित्र बना देते हैं। देखो x अक्ष ये और y अक्ष ये, आपको एक ऐसी रेखा बनानी है PQ जो x अक्ष के समांतर है, ये x अक्ष है ना, और इसी के समांतर आपको ये कैसी रेखा ये बना देनी है। ये दूसरी, ये यहां पर एक बिंदु P है, इसके निर्देशांक x1, y1 लिख दें, और एक दूसरा बिंदु Q है, इसके निर्देशांक x2, y2 लिख दें, और इन दोनों बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी हमसे पूछी गई है। तो P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए देखो ध्यान दें, यदि कोई रेखा
एक्स अक्ष के समांतर होती है तो वहां पर y निर्देशांक बराबर होते हैं। यहां लिख दें, चूंकि रेखा PQ y अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है ना, x अक्ष के समांतर है, रेखा x अक्ष के समांतर है, अतः y निर्देशांक 0 होगा, y निर्देशांक बराबर बराबर हो जाएंगे, मानी y1 बराबर हो जाएगा y2, ठीक है ना, y1 बराबर y2 हो जाएगा। तो अब वही दूरी वाला फॉर्मूला लिख दें, PQ बराबर अंडर रूट क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब y1 की जगह पे y2 लिख दें तो y2 माइनस y2 मानी ये आपका 0 हो जाएगा। तो हमारे पास वही पुरानी प्रोसेस हो जाएगी, x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर, ये आपका 0 हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम इसका वर्गमूल लें तो PQ बराबर हमारा हो जाएगा कितना, वर्ग से वर्गमूल खत्म हो जाएगा और इसको मॉड में लिख दें x1 माइनस x2, ठीक है। तो जब रेखा PQ जो है वो x अक्ष के समांतर है तब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी x1 माइनस x2 का मॉड कह सकते हैं, या इसको हम x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 दोनों भी सही है। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार जब रेखा y अक्ष के समांतर है तो इन PQ के बीच की दूरी, मानी रेखा PQ P और Q के बीच की दूरी हमारी निकल आएगी कितनी, y1 माइनस y2 अथवा y2 माइनस y1, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7,6 और 3,4 बिंदुओं से समान दूरी पर है। ये कौन सा बिंदु हमसे पूछा गया है, एक्स अक्ष पर जो बिंदु है उस बिंदु से इन दोनों बिंदुओं की दूरियां समान है, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। हम मान लेते हैं कि एक्स अक्ष पर बिंदु है, माना एक्स अक्ष पर बिंदु कोई है P और इसके निर्देशांक हैं x, 0। चूंकि एक्स अक्ष पर जब बिंदु मानते हैं तो वहां पर केवल भुज होता है, कोटि बराबर क्या होता है, 0 होता है, मानी y निर्देशांक इसका 0 होता है। अच्छा, इस बिंदु की इन दोनों बिंदुओं से दूरियां समान हैं तथा ये देखो हमें बिंदु एक मान लें A दिया गया है, ये है 7,6 और एक बिंदु हम B मान लेते हैं, ये दिया गया है 3,4। इन दोनों बिंदुओं की इस बिंदु से दूरी समान है, जैसे कि हम चित्र से बताएं आपको, ये P बिंदु है, इसके निर्देशांक हैं x, 0 और ये बिंदु एक A है और एक बिंदु ये B है। इस B और A दोनों बिंदुओं की इस P बिंदु से दूरियां समान है, मतलब ये AP और PB ये दोनों दूरियां आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। ये बिंदु A है, इसके निर्देशांक देखो हैं 7,6 और एक बिंदु B है, इसके निर्देशांक हैं 3,4। प्रश्न के अनुसार हमें दिया गया है, यहां लिख दे, दिया है, क्या दिया गया है, PA बराबर में दिया गया है PB, ठीक है ना, P से A की दूरी और P से B की दूरी समान दी गई है ना, ऐसा दिया गया है। तो हम बताओ PA कैसे निकालते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, वही फॉर्मूला जो अभी आपको बताया, क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, भुज माइनस भुज का होल स्क्वायर प्लस कोटि माइनस कोटि का होल स्क्वायर, ऐसे ही तो अंडर रूट का निशान लगाएं और फिर लिखें भुज में से भुज घटाएंगे तो x में से 7 घटाना है और लिख दें होल ऑफ स्क्वायर, प्लस फिर 0 में से 6 घटाना है, होल ऑफ स्क्वायर लिख दें, ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाएं। PB भी बिल्कुल इसी प्रकार, P और B के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, अंडर रूट का निशान लगाएं और लिख दें भुज में से भुज घटाएंगे तो मानी x में से 3 घटाएं और लिख दें होल ऑफ स्क्वायर, प्लस 0 में से हमें 4 घटा के होल ऑफ स्क्वायर लिखना है, ठीक है, कोटि माइनस कोटि का होल स्क्वायर। यहां पर ऐसा करते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो ऑटोमेटिक दोनों तरफ की वर्गमूल हमारे खत्म हो जाएंगे, है ना। तो यहां पर हो जाएगा x माइनस 7 का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस यहां पर देखो माइनस 6 का स्क्वायर 36 लिख सकते हो, बराबर यहां देखो अंडर रूट खत्म हो जाएगा वर्ग करने पर, और इसको हम x माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर लिख दें और ये आपका माइनस 4 का स्क्वायर प्लस का 4 चौको 16 लिख दें, ठीक है। इसका होल स्क्वायर तोड़ दें, एक्स स्क्वायर प्लस 7 सत्ते 49 और माइनस में हो जाएगा 7 दूनी 14x और प्लस में 36 लिख दें और बराबर यहां भी देखो इसी प्रकार तोड़ो, x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 लिखें, माइनस 3 दूनी 6x और प्लस का 16 आपका ज्यों का दें, ठीक है। बस एक्स स्क्वायर से इसे एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर दें। तो इसके बाद देखो यहां पर x का हम पक्षांतर कर लेते हैं, ये माइनस का 14 इधर ले जाओगे तो ये 6 घट जाएगा तो आपके पास बचेगा कितना, 8x बचेगा और बराबर का निशान इधर देखो, ये हमारे पास कितना हो गया,
इन दोनों का योग हमारा हो जाएगा कितना, 49 और 36 दोनों जोड़ेंगे ये 85 हो जाएगा। और ये आपका 16 और 9 25 इसमें से घट जाएगा, माइनस का लिख दें 25। इस तरीके से ये 8x बराबर हमारे पास बचेगा 60, जबकि x बराबर हो जाएगा 60 बटे में 8। तो 60 बटे 8 मानी कितना हो गया, 2 से अगर हम काटेंगे तो 2 से नहीं बल्कि 4 से काट सकते हो। ये 15 बार कट जाएगा और ये 2 बार, 15 बटे 2। हम कह सकते हैं बिंदु P के निर्देशांक हमारे देखो कितने हो गए, बिंदु P के निर्देशांक x, 0 थे, उसमें x की वैल्यू हमारी निकल आई कितनी, 15 बटे 2 और कॉमा y बराबर तो 0 पहले ही से है। तो इस तरीके से बिंदु P के निर्देशांक हमारी ज्ञात हो गई। मतलब वो बिंदु जो हमसे पूछा गया था कि x अक्ष पर कौन सा बिंदु है, तो हमें लिखना है x अक्ष पर बिंदु है 15 बटे 2, 0, जिसकी इन दिए गए दोनों बिंदुओं से दूरियां समान हैं। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, रेखा की ढाल ज्ञात करिए। ढाल मानी प्रवणता ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु और बिंदु P इसके निर्देशांक हैं 0,-4 तथा एक बिंदु है Q इसके निर्देशांक हैं 8,0। बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु से जो रेखा जाती है उस रेखा की ढाल आपको बतानी है। देखिए थोड़ा चित्र समझाएं, चित्र से समझें। x अक्ष, ये y अक्ष, एक बिंदु कोई P बनाना है जिसमें x की तरफ नहीं चलना है, y की तरफ ऋणात्मक दिशा में -4 इकाई चलना है। देखो इधर नहीं जाना है, इधर नहीं जाना है क्योंकि x बराबर 0 है, y की ऋणात्मक दिशा में नीचे 4 इकाई आना है। तो देखो 1 2 3 4, ये हमारा बिंदु कहलाएगा 0,-4। ठीक, ये बिंदु आपका, इसका नाम है P। एक कोई बिंदु Q बनाना है, वो बिंदु ऐसे बनाना है कि x पर 8 इकाई चलना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इकाई, और y पर नहीं जाना है, मान इस बिंदु की निर्देशांक 8,0 है और इसका नाम है Q बिंदु है ये। ठीक है ना। बस इन दोनों को अगर हम मिला दें तो ये हमारा एक इस तरीके से रेखा देखो खिंच जाएगा, रेखाखंड PQ हो जाएगा। इस रेखाखंड PQ, देखो ध्यान दें, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु और मूल बिंदु, देखो लिखा है मूल बिंदु, और दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो मध्य बिंदु मिलेगा, ये देखो मध्य बिंदु मान लें थोड़ी देर के लिए, मध्य बिंदु कोई R है, ये R बिंदु और मूल बिंदु को मिला दें, ये आपका देखो ये इस तरीके। तो इस रेखा की प्रवणता हमसे पूछी गई, कौन सी रेखा की, OR रेखा की प्रवणता बताइए। और ये OR रेखा देखो ध्यान दें, R बिंदु है क्या, P और Q को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें पहले ज्ञात करना है। ये देखो यहां लिख दें बिंदु P बिंदु के निर्देशांक है हमारे 0,-4, और एक बिंदु है Q और इस Q बिंदु के निर्देशांक हैं 8,0। इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नाम हमने क्या दिया है, R। मध्य बिंदु R के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। निर्देशांक बताओ, मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है, होता है x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। ठीक है, बेसिक पढ़ाया है, तब हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी बातें ये बताई है ना। तो अब देखो x1, इस बिंदु को x1 y1 लिख दें, इसको x2 y2 लिख दें, या हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, भुज प्लस भुज अपॉन 2। देखो भुज प्लस भुज अपॉन में 2, कॉमा कोटि प्लस कोटि अपॉन में 2, इसको इस प्रकार भी हम याद कर सकते हैं। तो 0 प्लस 8 बटे में 2 लिख दें, कॉमा माइनस का 4 प्लस में 0 बटे में 2 लिख दें। तो इस तरीके से ये हमारे मध्य बिंदु R के निर्देशांक हो जाएंगे कितने, देखो 8 में 2 का भाग 4 हो जाएगा, और ये -4 में 2 का जब डिवाइड करोगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो 4, -2 ये R बिंदु के निर्देशांक हो गए, R के निर्देशांक। ठीक है, इसके बाद देखो ध्यान दें, ये हमसे पूछा गया है कि मध्य बिंदु और मूल बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उस रेखाखंड की हमें प्रवणता ज्ञात करनी है ना। तो अब देखो प्रवणता मानी ढाल, ये R बिंदु के निर्देशांक हम लिख सकते हैं कितने, 4, -2। ठीक है, लिखें रेखा OR की प्रवणता बताओ, किसी दो बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनती है उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कैसे करते हैं।
हमने आपको फॉर्मूला बताया है, लिखते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता ये होती है ना। एक बिंदु देखो मूल बिंदु है, इसको तो आप जानते हो 0,0 और एक बिंदु ये हमने निकाल लिया है। तो बस इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड की प्रवणता ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक बिंदु कोई x1 y1 लिख दो, एक बिंदु कोई x2 y2 लिख दो, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये देखो दोनों कोटियां हैं, इनको आपस में घटा देना है, और अपॉन दोनों भुज हैं, इनको आपस में घटा देना है ना। तो आपको लिखना है देखो कितना, माइनस का 2 माइनस 0 अपॉन में 4 माइनस 0। ठीक, कोटि माइनस कोटि अपॉन भुज माइनस भुज। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा माइनस का 2 और अपॉन में 4, तो इसको लिख दें माइनस 1/2। ये रेखा ओ आर की प्रवणता हमारी हो गई माइनस 1/2। इतना ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई समस्या तो नहीं। तो कोई यहां से हमने 5 प्रश्न अभी तक करवाए है ना, और मेरे ख्याल से सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर आए तो भाई एक बार लाइक तो बनता है, पहले इसको लाइक कर दें। और इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, 6वां। देखिए प्रश्न संख्या 6 लिखा है, पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग बिना दिखलाइए कि बिंदु 4,4 3,5 और बिंदु है एक तीसरा -1, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखो ध्यान दें, एक हम कोई रफ चित्र बना लेते हैं। ये हमारा कोई एक रफ चित्र हो गया, इस पर हम बिंदु डाल दें A B C। ए बिंदु पहला बिंदु मान लें ये है 4,4, ये बी बिंदु डाल दें 3,5 और ये सी बिंदु हम यहां पर लिख देते हैं इसको -1, अब हमें देखो, अगर हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते तो हम ऐसे कह सकते थे कि ये BC दूरी निकाल लेते, AC निकाल लेते, AB निकाल लेते, फिर एक भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो त्रिभुज समकोणी होता है। लेकिन ये हमें करना नहीं है, सवाल में रोक दिया गया भाई, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग नहीं करना है। तो क्या करना है, बिना पाइथागोरस प्रमेय के हमें यह सिद्ध करके दिखाना है कि समकोणी है या नहीं। तो समकोणी होने के लिए ये देखो ध्यान दें, अगर कोई त्रिभुज या हम ये कहें कि कोई दो रेखाएं 90 अंश के कोण पर काटती हैं, तो हमने आपको प्रतिबंध बताया है कि उनकी दोनों रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल अगर ऋण 1 निकलता है, -1 होता है प्रवणताओं का गुणनफल, तो दोनों रेखाएं ये परस्पर कैसी होती हैं, लंबवत होती हैं। तो अगर ये लंबवत हो जाए तो त्रिभुज आपका समकोणी हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर हम ये देखो इसकी प्रवणता निकालें और AB की और AC की प्रवणता निकालें, और अगर प्रवणताओं का गुणनफल ऋण 1 आ जाए तो लिख देंगे कि ये कोण 90 है, तो इसका मतलब त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समकोणी हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि यही 90 होगा, हो सकता है कि इन दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल ऋण 1 आ जाए तो ये 90 हमें बनाना पड़ेगा, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल ऋण 1 आ जाए तो ये भी आपका 90 हो सकता है, कोई एक 90 होगा। तो ये तो हमने बना दिया, हो सकता है ये भी 90 हो। चलो अभी चेक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेखा AB की प्रवणता निकालेंगे। क्या लिख दें, रेखा AB की प्रवणता। आपको अच्छी तरीके से याद होगा, हमने आपको बेसिक जब पढ़ाया तो बताया कि दो बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनती है उसकी प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं। मान लें उसकी प्रवणता है M1, हमने आपको सूत्र बताया है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दो बिंदुओं को मिलाने से देखो, एक बिंदु है x1 y1 और दूसरा बिंदु है x2 y2, इन दोनों को मिलाने से जो रेखा बनी है उस रेखा की प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मतलब दोनों को भुज हमें घटाना है और अपॉन में भुजों के अंतर और अपॉन में यहां कोटियों का अंतर। तो देखो याद करो, यहां पर y2 की वैल्यू कितनी है 5, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 4, अपॉन x2 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 3, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 4। तो यहां पर देखो 5 में से 4 घटेगा 1 बचेगा, और यहां 3 में से 4 घटेगा तो माइनस का 1 बचेगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं प्रवणता आपकी M1 बराबर -1 आ गई। काय की प्रवणता आ गई, AB की प्रवणता। ठीक, अब हम AC की प्रवणता निकाल लेते हैं। देखो रेखा AC की प्रवणता, अगर AC की प्रवणता निकालें तो इस AC की प्रवणता को हम M2 नाम दे दें। कैसे ज्ञात करेंगे, वही बिल्कुल फॉर्मूला जो यहां लगाया वही यहां लगाना है, y2 माइनस y1 अपॉन में लिखना है x2 माइनस x1। यहां पर देखो एक बिंदु x1 y1 है, इसको हम मान लेते हैं x2 y2। देखो ये केवल रफ काम है लिखने वाला, है ना।
तो यहां पर बाई टू माइनस बाई वन, देखो बाई टू की वैल्यू कितनी है -1, बाई टू माइनस बाई वन की वैल्यू कितनी लिखनी है 4, बाई टू माइनस बाई वन अपॉन में x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू कितनी है -1 और माइनस x1 और x1 की वैल्यू भी आपकी 4 है। तो इस तरीके से ऊपर देखो ध्यान दें -5 और नीचे भी -5, तो इस तरीके से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5/5 मानी 1 हो जाएगा। तो ये m2 की वैल्यू आपकी कितनी निकल आई, 1 निकल आई। m1 की वैल्यू -1, m2 की वैल्यू -1। अब आप m1 गुणे m2 निकालें, m1 गुणे m2 मानी m1 का मतलब है रेखा AB की प्रवणता, AB की प्रवणता गुणे AC की प्रवणता। ठीक, देखो इसको लिख दें m1 गुणे इसको लिख दें m2। ध्यान दें ये कितनी है -1, यहां गुणा काहे का करना है, m2 का मान कितना है 1 है, तो दोनों का गुणनफल बताओ भैया कितना हुआ, -1 हुआ या नहीं हुआ। तो इसका मतलब निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, लंबवत हैं। और यदि ये दोनों रेखाएं लंबवत हैं तो कोण ए आपका कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। और जब कोण ए 90 हो जाएगा तो त्रिभुज क्या हो गया, समकोणी। अतः लिखना है, अतः त्रिभुज ABC समकोणी त्रिभुज होगा, समकोणी त्रिभुज होगा। यही हमें सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज जो बन रहा है ABC ये कैसा होगा, समकोणी, जिसका ए कोण आपका समकोण है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, उस रेखा की प्रवणता ज्ञात करिए। हालांकि प्रश्न में यहां पर आपकी बुक में प्रवणता नहीं बल्कि ऐसा कहा गया है उस रेखा का समीकरण ज्ञात करिए। वास्तव में अगर समीकरण ज्ञात करवाया जाएगा तो रेखा की प्रवणता भी दी जाएगी और एक बिंदु भी दिया जाएगा, या ये रेखा कहां से जा रही है वो दिया जाएगा। तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, तो यहां पर वास्तव में रेखा की प्रवणता ही पूछी गई है, उसमें गलत मिसप्रिंट हो गया आपकी बुक में। तो यहां पर उस रेखा की प्रवणता ज्ञात करिए जो वाई अक्ष की धन दिशा से वामावर्त मापा गया 30 अंश का कोण बनाती है। उस रेखा की प्रवणता हमें बतानी है जो वाई अक्ष की धन दिशा से वामावर्त मापा गया 30 अंश का कोण बनाती है। देखो हम चित्र से आपको बताएं, ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। कोई रेखा ऐसी बनानी है जो वाई अक्ष, देखो ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष की धनात्मक दिशा ऊपर है ना, तो इस धनात्मक दिशा से वामावर्त दिशा में, वामावर्त मतलब पीछे की ओर, दायावर्त देखो इधर होता है, वामावर्त इधर होता है। तो यहां से कुछ ऐसी एक रेखा बना दें, देखो इस तरीके से ये रेखा वाई अक्ष की वामावर्त दिशा में, देखो ये उल्टी दिशा में 30 अंश का कोण बनाती है ये वाली। तो इस रेखा की आपको प्रवणता ज्ञात करनी है। मान लें ये रेखा है कोई एल, जो कि हमें जिसकी प्रवणता ज्ञात करनी है। इस रेखा की प्रवणता ज्ञात करने के लिए देखो किसी भी रेखा की प्रवणता अगर हम ज्ञात करते हैं तो हमें रेखा का धन एक्स अक्ष से झुकाव चाहिए होता है। तो रेखा ये है, इसकी प्रवणता हमें ज्ञात करनी है और इसका धन एक्स अक्ष से झुकाव का मतलब ये वाला कोण हो गया, ये वाला कोण हमें निकालना है। ठीक, तो देखो समझो बहुत आसान सा काम है। ये आपका 30 अंश दिया गया है, तो ये आपका शीर्षाभिमुख कोण होगा, तो ये भी आपका 30 हो जाएगा, है ना। और ये तो आपका 90 है पक्का। अब आप कह सकते हो कि ये देखो त्रिभुज का वास्तव में अगर ये देखा जाए, कोई एक ये त्रिभुज है, इसका ये बहस कोण है और बहस कोण का मान जो होता है वो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये तो आपका 90 है और ये 30 है, तो 90 और 30 का योग आपका यहां पर 120 अंश का ये कोण हो जाएगा। ठीक है ना। देखो ध्यान दें, इस चित्र से आपसे ये पूछा गया है, रेखा एल की प्रवणता आपसे पूछी गई है। ठीक है, हमने एल इसका नाम दे दिया है, इसकी प्रवणता आपसे पूछी गई है। और जिसका धन एक्स अक्ष से झुकाव कितना है, जिसका धन एक्स अक्ष से झुकाव बराबर कितना है, जिसका धन एक्स अक्ष से झुकाव है, मान लेते हैं ये झुकाव थीटा है, तो थीटा बराबर कितना लिखोगे, आपको हम पूरा डिटेल लिख दें, 90 + 30 बराबर हो जाएगा कितना, 120 अंश। ठीक है, ये कोण हमने जो थीटा मान लिया है इसकी माप कितनी हो गई, 120 अंश। अब अगर इस रेखा की धन एक्स अक्ष से झुकाव 120 अंश है तो इसकी प्रवणता कितनी हो जाएगी। इस रेखा की प्रवणता हमसे पूछी गई है, प्रवणता m बराबर सूत्र होता है tan थीटा, और m बराबर tan थीटा और थीटा का मान हमने 120 निकाल लिया है। ठीक है ना, तो ये हो गया m बराबर tan 120 का मान तो आपको पता है, अगर ना पता हो तो इसको हम 90 + 30 मानी
90 प्लस थीटा का सूत्र लगाएंगे तो tan 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस कॉट थीटा, मानी माइनस कॉट 30, और कॉट 30 का मान तो भाई जानते हैं कितना होता है √3। अब हम कह सकते हैं कि इस रेखा जो L हमने बनाई है, इसका नाम हमने L दिया है, उसकी प्रवणता कितनी निकल आई, -√3। ठीक, अभिष्ट प्रवणता जो रेखा हमें जिस रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी थी उसकी प्रवणता आपकी निकल आई m बराबर -√3। बोलो भाई, ये क्लियर समझ में आ गया? ठीक है, तो यहां तक आपके 7 प्रश्न कंप्लीट हो गए, है ना। तो आज ये 7 ही प्रश्न रखेंगे। नेक्स्ट वाली वीडियो में एक एक करके सारे प्रश्नों को हम अगले वाली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।